मेरा घर ही तेरा पता भी है। BBC उर्दू और हिंदी सर्विस की जॉइंट पॉडकास्ट सीरीज बात सरहद पार, जहां इंडिया और पाकिस्तान के लोग मिल बैठे और कुछ बातें की, दिल की बातें। बात सरहद पार। ऐसा मुमकिन नहीं है कि लाहौर से किसी शायर ने दिल से कोई शेर कहा हो और वो दिल्ली तक न पहुंचा हो। जो काम 75 साल में दोनों मुल्कों में सियासत से न हो सका, वो शायर किसी न किसी तरह करते रहे। मेरा घर ही तेरा पता भी है। कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर। मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है। ये नहीं मुझे लग रहा है जैसे तारीख सुकड़ के हम दोनों के दरमियान अलग हट गई है। हम गठरी बांधते हैं तो ऐसे ही गांठ लगती है, और ऐसे ही कॉस्मिक कॉमन प्लेस पर्सनल पॉलिटिकल की गांठ लगा देते हैं हम। ये दूरियां ऐसे ही कम होती हैं। क्या दिल की बात लिखना आसान था, और क्या सफर की मुश्किलात एक सी थीं? बात सरहद पार की इस किस्त में सुनिएगा पाकिस्तान से फेमिनिस्ट शायरा किश्वर नाहीन और बॉर्डर पार इंडिया से राइटर अनामिका की बातें। बात सरहद पार। अनामिका, आदाब। आदाब आदाब। कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर। मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है। ये नहीं मुझे लग रहा है जैसे तारीख सुकड़ के हम दोनों के दरमियान अलग हट गई है, और हम वैसे ही बैठे हैं जैसे हम IIC में बैठते थे या यूनिवर्सिटी में बैठते थे। मुझे यूं लग रहा है। हम जब गठरी बांधते हैं ना, हम गठरी बांधते हैं तो ऐसे ही गांठ लगती है, और ऐसे ही कॉस्मिक कॉमन प्लेस पर्सनल पॉलिटिकल की गांठ लगा देते हैं हम, और फिर से लगाएंगे। लेकिन ये दूरियां ऐसे ही कम होती हैं। लेकिन हमारे दोनों मुल्कों में वो गांठें जो उन्होंने लगाई हैं ना, वो कहते ना हाथों से लगाई थी, दांतों से खोलनी पड़ती। हाँ, तो हमारे तो दांत अच्छे ही हैं, पहने ही हैं। हाँ, तो ऐसे नाखून भी ठीक है। लेकिन मसला ये है कि मैं तो तुमसे बड़ी हूँ, क्योंकि मैं तो पैदा हुई थी पार्टीशन से पहले, और ये कि मैं 82 साल की हो रही हूँ। इस अरसे में मैंने पाकिस्तान इंडिया दोनों को बहुत देखा, और ऊपर नीचे होते हुए भी देखा। ज़िया के ज़माने में मैं आ नहीं सकती थी, बड़ी मुश्किल से एक दफ़ा आई थी, जो भी अशोक वाजपेयी ने वो कॉन्फ्रेंस की थी इलाहाबाद में, पोइट्री फेस्टिवल किया था, एशियन पोइट्री फेस्टिवल, उसमें नाम मेरा भेज दिया था। तो ऑफिस में पार्लियामेंट में सवाल आ गया कि उसका नाम आया है, इसका मतलब वो वहाँ की एजेंट है, इसलिए उसका नाम आया है। तो वो बड़ी मुश्किल से मुझे इजाज़त मिली थी। उसके बाद फिर मैंने नौकरी भी छोड़ दी, फिर मैं आती रही हूँ इंडिया। लेकिन आते रहने में मैंने इंडिया साउथ छोड़ के बाकी सारा हैदराबाद दक्कन भी गई हूँ, सब देखा है, पढ़ा है, सबके साथ बैठी हूँ, सबसे मिली हूँ। आज कंवर नारायण के नाम कोई नई किताब आई है, तो मैं वो पढ़ रही थी वाइन पे, डेली वाइन पे। मैंने कहा अरे उनकी किताब आई है। तो इस तरह से देखो, मुझे तो ये है कि जब सेंसरशिप थी, कहने को अब भी है, अब तो बहुत ही तकलीफ दे है। अब तो ये हाल है कि जो जर्नलिस्ट पकड़ा जाता है उसको कहीं भेज देते हैं, अगर भेजना नहीं है तो उसके खिलाफ मुकदमा बना देते हैं, और वो मुकदमा जो है वो उसकी डेट डाल रखते हैं, तरपारकर में हो जाएगा, या हैदराबाद में होगा, या गिलगित में होगा। या उन लोग के ज़माने में तो मेरे पास उस ज़माने में पब्लिकेशन विंग था गवर्नमेंट का, तो मैं जब जो चीज़ें आती थी सेंसर से बचाने के लिए, फहमीदा की कोई चीज़, फैज साहब की कोई चीज़ नहीं छप सकती थी, जब मैं छापने लगती तो मैं उनकी जगह किसी और का नाम लिख देती थी। और उस ज़माने में कॉपी पेस्टिंग होती थी, अब तो कंप्यूटर पे होता है। वहाँ कॉपी पेस्टिंग में फिर मैं ये करती थी कि उसकी जगह वापस कॉपी टेस्ट होके आ गई, सेंसर होके आ गई, उसमें मैं फिर नाम फहमीदा रियाज कर देती थी। तो इस तरह से वो चालाकियाँ हमारे साथ करते थे, तो हमने भी चालाकियाँ कुछ सीख ली थी। तो इस तरह कई दफ़ा जान छुड़ाने की कोशिश की गई। लेकिन फहमीदा का आपको पता है कि उसे तो 6 साल इंडिया में रहना पड़ा, क्योंकि जब उसने लिखा था कि आज भुट्टो को फांसी नहीं दी गई, इस मुल्क में जमहूरियत को फांसी दी गई है, तो इसके ऊपर उसे 6 साल इंडिया गुजार, क्योंकि उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनाया गया था।
और जब बाबरी मस्जिद ढही तब जो उनकी नज्म कही थी उन्होंने कि तुम भी हम जैसे ही निकले वो हाँ। तो अभी भी रेडियो पे गुलजार रहती है और हमेशा सुनी जाती है। एक हाँ। सोशल मीडिया जो बना है ना, वो सचमुच आर्किमिडीज का वो ग्रेविटी सेंटर है जहाँ पर उन्होंने कहा था कि मुझे अगर टिकाने को एक लाठी दी जाए तो मैं दुनिया पलट सकती हूँ। ये जो नो मैंस लैंड है, हम वहीं टहलने निकले हैं। और ये सिस्टरहुड का एक परचम जो हम लहरा रहे हैं ना, क्रॉस बाउंड्रीज। मीराबाई का एक पद है, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होए। अब क्या उखड़ सकती है, तो बेल तो अब चार दीवारी काटियों पर फैल गई ये सिस्टरहुड की बेल। लेकिन जब बेल चढ़ रही थी तो उसको एक सहारे की जरूरत थी, और वो था अमन और दोस्ती और हम दोनों ममालिक के दरमियान रिश्ते। मैं हर साल में 2 या 3 दफ़ा इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप के तहत सार्क में कितना मिलते थे हम। अजीत कौर जी की जो अजीत कौर ने कितना काम किया और उनके साथ बैठ के हम कितनी दफ़ा हालात बताते हैं कि एक बंदा अगर मस्जिद में वहाँ नमाज पढ़ रहा था, प्रोफेसर था, उसको छुट्टी पे भेज दिया गया। उसने भी गलती की। नमाज दिखाने के लिए नहीं होती, इबादत दिखाने के लिए नहीं होती, लेकिन इसलिए भी नहीं होती कि आप उसको सज़ा बना दें। या वो जो लड़की ने अपने ऊपर अबाया पहना हुआ था और नकाब डाली हुई थी या हिजाब पहना हुआ था, हर एक का अपना है, हर मॉडल होता है हर एक का अपना। ये कोई तरीक़ा है कि इसको उतार के फेंक दो, उसको ये करो, उसको वो करो। जहाँ तक आपने ये कहा कि इसको कैसे कम करें, उसको तो हम अपनी संघ शक्ति से, अपनी सिस्टरहुड से धीरे धीरे बच्चों के सहारे कम करेंगे। हमारे हाथ में अगली पीढ़ी है। ये एक बड़ी अच्छी बात हुई है फेमिनिज्म के गर्भ में जो बच्चे पल के, कोख में पल के जो बड़े हो रहे हैं ना, उन्हें दंगे फसाद से कोई ख़ास वास्ता नहीं। वो इतना थक गए हैं इस तरह से रहते रहते कि सेल्फ सेंसरशिप भी एक जो होती है, कल्चरल सेंसरशिप, एक तो पॉलिटिकल सेंसरशिप हुई जिसकी आपने बात की, और एक होता है कि हमें ही गुड गर्ल सिंड्रोम हो जाया करता था कि वाई वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक। भाई हम कैसे कहें, हमारे जो सगे हैं, जैसे जनरेशन पीढ़ियों की लड़ाई में होता है, भाई अपने अब्बा के ख़िलाफ़ कैसे बोलें, अपने भाई के ख़िलाफ़ कैसे बोलें, जिनसे मोहब्बत है उसके ख़िलाफ़ कैसे। हम तो बोले सिंड्रोम, हम तो बोले हैं उनके खिलाफ, हम बोल लिए ना, हम बोल लिए। अब नई लड़कियां और खुल के बोल रही हैं, लेकिन देख रही अब उनकी तादाद बढ़ी है। देखो मैं बताऊं, हम 2 इंसानों की जगह और 2 नेशनलिटीज़ की जगह, इंसानियत की जगह हम लोग वहशत ज़्यादा पाल रहे हैं। इसको कैसे ख़त्म की जाएगा? क्योंकि लड़कियां जो हैं वो हमारी और तुम्हारी लड़कियां आना जाना चाहती हैं। पहले होता था, दाखिले होते थे, यूनिवर्सिटी में दाखिले होता था, सब चीज़ कुछ होती थी, लेकिन वो सब चीज़ें ख़त्म करने के लिए जब फॉरेन ऑफिस से वो सईदा हुसैन जो हैं हमारी आपकी मेंबर और जो पार्लियामेंट की मेंबर भी थी, जी, वो जब 2 दफ़ा बात कर चुकी हैं और मैं यहाँ तैयारी कर चुकी थी कि हाँ तुम लोग आने वाले हो, आखिर वक्त में उसने कहा मैं हार गई हूँ। ये जो हार जाना है ना, कोई तो हो हमारा, मोमेंटरी होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपा कि हर डिप्रेशन का जो हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है। एक छोटी सी नज़्म सुनाती हूँ जो इधर लड़कियाँ, मैं एक दरवाज़ा थी। यही बात है कि अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस जो थी वो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बन जाती थी दौर में। मैं एक दरवाज़ा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई। अंदर आने वाले तो देखा, चल रहा है एक बृहद चक्र। चक्की रुकती है तो चरखा चलता है, चरखा रुकता है तो चलती है कैंची सुई। गरज यह कि चलता ही रहता है अनवरत कुछ कुछ, और अंत में सब पर चल जाती है झाड़ू। तारे बुहारती हुई पहाड़, वृक्ष, पत्थर, सृष्टि के सब टूटे बिखरे कतरे जो एक टोकरी में जमा करती जाती है मन की दुछत्ती पर। तो आपा ये जो दुछत्ती पे यहाँ अपर स्टोरी पे जमा हो रहा है, वो नई लड़कियों को, नए लड़कों को दिख रहा है। लेकिन आपका मीडिया मेरी मीडिया से ज़रा कुछ आगे निकल गया है वहशत में और नफ़रत में। वो आपके चैनल्स पे जो आते हैं डिस्कशन करने वाले लोग, उनकी ज़ुबान इतनी ख़राब होती है पाकिस्तान के बारे में, और नफ़रत इतनी ज़्यादा होती है
इसके उपाय यही है कि हम अपनी पैरेलल चीज़ें कल्चरल हम अपनी चलाते रहें। वो इतनी ज़ोर से बोलते हैं और रेपिटेटिव बोलते हैं पॉलिटिशियंस जो हैं, उसके पैरेलल अगर हम नज़में, अगर एक गलत पोस्टर है तो वहाँ हम कविता का पोस्टर चिपका दें। हर चीज़ का उपाय होता है। मुझे यूनिवर्सिटी में रहते हुए ये भरोसा होता है, और यंगर राइटर्स के बीच और औरतों के बीच ये ज़रूर है कि हमें वो मीडिया नहीं मौका देगा, कुछ मौका देंगे इस तरह के लोग, लेकिन हमारा सोशल मीडिया बहुत बड़ा टूल हो सकता है पीपल का। हमारा सोशल मीडिया में बिल्कुल ये सवाल ही नहीं आता है। पहली बात तो ये हो गई, हमारे सियासी मामलात इतने उलझे हुए हैं कि उनको आपस में डील करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं पिछले दिनों एक नज़्म मैंने लिखी, वो मैं लाना याद नहीं रही और याद नहीं होती। वो ये थी कि मैं अपना रिज्यूमे बना रही हूँ। मैंने लिख दी वो सारी नौकरियाँ जो मैंने की, वो सारी एक्सप्लेनेशन जो मेरी हुई, वो जो तरक्कियाँ मेरी हुई, सब कुछ ये लिखने के बाद एकदम मुझे ख्याल आया, मैंने बच्चे भी तो पाले थे, मैं क्यों नहीं उसको अपने रिज्यूमे में शामिल कर रही। ये लिखने के बाद, क्या बात है, मैंने ये लिखने के बाद अपनी नज़्म को मैंने बहुत सी वर्किंग वुमेन को भेज दिया। वहाँ से सबका जवाब एक था, ये नज़्म तो मेरी है। तो बस ये है कि मुझे तुम एक सवाल का जवाब दो कि जो बच्चियाँ हैं और बच्चे हैं, वो क्या कभी दोस्ती की बात करते हैं? कभी आपसे ये पूछते हैं कि कब बॉर्डर खोलेंगे, या मेरी अगर नज़्म पढ़ती हो तो उस पर कोई सवाल करते हैं? वो बहुत यूनिवर्सिटी में सिलेबस में लगा रखा है हमने आपको। हम अल्टरनेटिव चैनल से अपने काम किए जा रहे हैं, और जो रिस्पांस हमें मिलता है और ट्रांसलेशन वर्कशॉप में जो रिस्पांस में, मैं तो उसी के आधार पे बात कर रही हूँ। मेरा होप कहाँ से आ रहा है और वही मेरा आसरा है। मैं उन्हीं की आंख पढ़ के आपसे बात कर रही हूँ। मुझे लगता है ये सब लोग हैं जो एक नई सुबह लाने के, वो जो कहते थे वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह आ रही है धीरे धीरे। वो कहते साहिर तो चले गए, तो चले गए, वो सुबह कभी तो आएगी, और फैज साहब भी चले गए, हम देखेंगे। माफ़ करना, मैं पेसिमिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन सामने आंखें खुली रख के देख रही हूँ। रोज़ मैं सारी दुनिया के अखबार इसलिए पढ़ती हूँ कि यूक्रेन ही नहीं है जहाँ अमन नहीं है, यूक्रेन का सत्यानाश नहीं है। हम सब मुल्कों ने, चाहे कश्मीर हो और चाहे अफ़गानिस्तान हो, हमने अजीब व गरीब नक्शे देख रहे हैं। ये चीज़ें देखने के बाद हिंदुस्तान की जनता जो है वो उस हुकूमत को क्यों वोट दिए जा रही है जिस हुकूमत ने तारीख़ निकाल दी है, मुग़लों की तारीख़ निकाल दी है, जिस हुकूमत ने हर शहर का नाम बदलने की ठान ली है। आखिर ये इंटरनेशनलिज़म कहाँ गया? तो फिर क्या कौन सी चीज़ है इंडिया को? पाकिस्तान को तो तुम छोड़ दो, क्योंकि ये मजबूर हैं, 2/3 पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा है, आपके यहाँ आवाज़ ज़्यादा उठनी चाहिए, आपके पास आवाज़ नहीं उठ रही है। पोइट्री में तो लगातार उठ रही है, और हर जगह प्रोटेस्ट मूवमेंट्स भी बड़े बड़े हुए हैं। पोइट्री लगातार ही उस पे आवाज़ उठा रही है और पोइट्री पढ़ी जा रही है। हमारे पास औरतों का, मुझे तो लगता है औरतों की कबलाक पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि नया, और उसके बाद जो नया एक ऑल्टरनेटिव वो बनाएंगी अब पढ़ी लिखी लड़कियां, उसमें कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि हमारा बच्चा जो है छोटे दिल का पैदा हो। और आपने देखा होगा आईसिस वाले भी जो वो ट्रेन करते हैं तो औरतों की गोद से छीन के बच्चों को ट्रेन करते हैं। औरत की गोद में पलने वाला, औरत के टच में रहने वाला आदमी इतना खून खराबा नहीं करता। तुम्हारे यहाँ सिलेबस में तो अमन नहीं पढ़ाया जाता, मेरे यहाँ भी अमन नहीं पढ़ाया जाता। पीस, गांधीयन स्टडीज और इसके अलावा पीस स्टडीज की भी एक पूरे सिलेबस है। ये हम चाहते हैं ऐसा कि आपकी तो गवर्नमेंट जो है वो तो गांधी को भी ओन नहीं करती, देखा ना आपने? करती है। गांधी बेचारे का तो बहुत एब्डक्शन, उनको तो ले उड़े हैं सभी लोग। वो तो एक ऐसे हाल में है कि सभी उनको चाहते हैं ले उड़ना। उनके तो बात ही मत पूछे। मैं गांधी पे एक नज्म सुनाती हूँ, फिर आपसे एक नज्म सुनूंगी। अच्छा सुना। नमक इसका नाम है। अच्छा। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। धरती का 3 भाग नमकीन पानी है और आदमी का दिल नमक का पहाड़। कमजोर है दिल नमक का, कितनी जल्दी पसीज जाता है, गड़ जाता है शर्म से,
जो फेंकी जाती हैं थालियां दाल में नमक कम या ज़रा तेज़ होने पर। वो जो खड़े हैं ना सरकारी दफ्तर शाही नमकदान हैं, बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं हरदम हमारे जले पर नमक। जिनके चेहरे पर नमक है पूछिए उन औरतों से कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक। जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है अदा, उन नमक हलालों से रंज रखता है महासागर। दुनिया में होने न दी उन्होंने क्रांतियां, रहम खा गए दुश्मनों पर। गांधी जी जानते थे नमक की कीमत और अमरूदों वाली मुनिया भी। दुनिया में कुछ और रहे न रहे, रहेगा नमक, ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना। यही वो नमक है कि जिससे थिराई रहेगी ये दुनिया। तो इसी नमक की तलाश में हम सब नए तरह से नमक बना रहे हैं। किताबें और कल्चर और आर्ट जीवन का नमक बन के आ रही हैं, हर घर में आ रही हैं, नए सिरे से आ रही हैं। अभी जो पढ़ी लिखी माएँ आ रही हैं ना, उनके बच्चों के आत्मा की डोर तो उनकी आँख बंद करके, वो मैंने तो यूनिवर्सिटी में एक दिन कहा, आँख बंद करके सोचो तुम लोग सबसे अच्छे पल कौन से थे। सबने आँख बंद कर सोचा किसके साथ गुजरे। ज़्यादातर लोगों ने माँ का नाम लिया, नानी का नाम लिया, दादी का नाम लिया, चाची का नाम लिया, मामी का नाम लिया, मौसी का, बहन का, ऑफ कोर्स महबूबा का। किसी ने किसी मर्द का नाम नहीं लिया। कहा आँख बंद करने की डर लग रहा है मुझे। कोई पापा बोला तो पापा, जिन लोगों ने पापा कहा या दादा कहा, मैंने उन लोगों के घर के बारे में पता किया, वो सब फेमिनिस्ट मैन थे। वो लोग अपने समय के बड़े रोशन ख्याल लोग थे। तो वो लोग, उनकी आंखें भी औरत की आंख जैसी हो जाती है। जो रोशन तरक्की पसंद लोग होते हैं उनकी आंखें तो माँ की आंखें हो जाती हैं ना। जब ज़िया-उल-हक का ज़माना था, सेंसरशिप बहुत थी पर इंडिया में नहीं थी, तो पता क्या करते थे हम अपनी नज़में, गज़लें, अफसाने उठा के लंदन भेजते थे, क्योंकि हमारे दरमियान डाक का रिश्ता भी नहीं था। लंदन भेजते थे। लंदन से साकी फारूकी इन लोगों के पास कौन था, महमूद हाशमी था, शमीम हनफी था, ज़ुबैर था, ये सारे लोग थे जो उन चीज़ों को लेके रिसालों की शक्ल में पेश करते थे और किताबें हमें बाद में मिलती थी। तो वो रिश्ता भी अब नज़र नहीं आ रहा मुझे। लेकिन अमृता प्रीतम से जब मैं बातें करती थी तो वो उसमें कभी लड़ाई की बात नहीं होती थी। जब हम लड़ाई की बात तो कोई लिखने वाला नहीं करता, कभी नहीं करता। यही चीज़ तो हमें एक करती है, जिसने तो हमारा एक होना जो है वो कहाँ पे जाके रास्ते खोलेगा ये बता दो। मुझे तो रास्ते नहीं खुलते नजर आ रहे जब तक आपके यहाँ ये नई गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ इतने बुरे हालात नहीं हमारा अभी तक। अभी तो हम उनकी नाक के आगे बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। मेरा घर ही तेरा पता भी है, तेरी आंखों में मेरा ख्वाब भी है। ये उड़ान नए आसमां में मेरी नहीं तेरी भी है। अच्छा तुम कहोगी मैं नज़्म सुना दूं, कौन सी नज़्म सुनाती हूँ? जिस दिन मुझे मौत आए उस दिन बारिश की वो झड़ी लगे जिसे थमना ना आता हो। जिस दिन मुझे मौत आए इतने फूल ज़मीन पर खिले ये किसी और चीज़ पे नज़र न ठहरे। चिरागों की लवें दिए छोड़कर मेरे साथ साथ चले, बातें करती हुई, मुस्कुराती हुई। जिस दिन मुझे मौत आए उस दिन सारी घोंसलों में सारे परिंदों के बच्चों के पर निकल आए, सारी सरगोशियाँ जल तरंग बन जाएं और सारी सिसकियाँ नुकरई जमजमे बन जाएं। जिस दिन मुझे मौत आए मौत मेरी एक शर्त मान कर आए, पहले जीते जी मुझसे मुलाकात करे, मेरे घर आंगन में मेरे साथ खेले, जीने का मतलब जाने, फिर अपनी मनमानी करे। बहुत खूबसूरत। मीडिया, दोनों मुल्कों का मीडिया बहुत नुकसान पहुंचाया है हमारे रिश्तों। तो क्यों नहीं हो सकता कि हम अदब के ज़रिए ही सही आगे बढ़ें।
मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं है कि मैं आंखें पोंछ सकूं, लेकिन ये है, मैं तो एक और चीज़ निकल आई ना कि मैं शायरी करने लगी। और उस ज़माने में ज़हरा आपा जा चुकी थी, ज़हरा निगाह बाहर, और कोई और शायरा नहीं थी। अदा जाफरी को शादी के बाद उनके मियाँ ने कहा था कि नहीं तुम बस घर बैठो, जैसे ज़हरा आपा को भी उनके मियाँ ने कहा बस अब तुम हंडिया रोटी करो। मैंने घर में कोई तैयार नहीं था, तो मैंने जो गज़लें लिखती थी मैं छुपा के रख देती थी, कोई घर वाला ना देख ले, वरना मेरी आज ही कॉलेज से उठा लेंगे। और फिर जब मैं नौकरी में थी तो मैं अकेली होती थी, तो एक मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट होने लगी एक ज़माने में पहली दफ़ा, तो मुझ वहाँ सारे स्टाफ ने लिख के भेज दिया कि हम इतने बेगैरत नहीं हैं कि एक औरत के मातहत काम करें। जब हम मीटिंग में जाते थे तब भी कहते थे आप अकेली क्या करेंगी, लेकिन अकेला कोई नहीं रहता, आहिस्ता आहिस्ता बहुत लोग आते हैं। मैं पहले अमृता प्रीतम को मिलती थी, फिर मुझे अनामिका मिल गई। दुख बहुत इसलिए। आपका मेमोयर आ गया है हिंदी में? हिंदी में तो बहुत लोगों ने किताबें मेरी छापी हैं, बहुत वो बुरी औरत की कथा हिंदी में भी है और उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है जो ऑक्सफोर्ड ने छापी है। पिछले दिनों मैं साउथ अमेरिका गई हुई थी, वहाँ पे नज़में आपकी अपनी स्पेनिश लैंग्वेज में तर्जुमा तो कर देते हैं, लेकिन वहाँ ज़िद यही होती है आप उर्दू में पढ़ेंगे क्योंकि हमें वो अच्छी लगती है। मैं पढ़ रही थी तो पीछे से आवाज़ आई वी सिनफुल वुमन, फिर दूसरी आवाज़ आई मलाला। तो मैंने कहा देखो लोगों को कहाँ तक पहुँच गई है। अच्छा तो चलो, यहाँ हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि जिनके जिस्मों की फसल बेचें वो लोग सरफराज ठहरे, नियाबत इम्तियाज ठहरे, वो दावरे एहले सास ठहरे। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि सच का परचम उठा के निकले तो झूठ से शाहराएं अटी मिले हैं। जो बोल सकती थी वो जुबानें कटी मिले हैं। हर एक दहलीज पे सजाओं की दास्तानें रखी मिले हैं। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि अब ताक़ुब में रात भी आए तो ये आंखें नहीं बुझेंगी कि अब जो दीवार गिर चुकी है अनामिका, कि अब जो दीवार गिर चुकी है उसे उठाने की जिद न करना। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। दामन से मेरे लिपटी हुई तेरी खुशबू क्या कहती है बता, मोहब्बतों के कुछ राज खोल, वो रंजिश है वो गम बता। अच्छा तुम सुनाओ। स्त्रियां, औरतें, है ना? हाँ। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का चना जोर गरम के लिफाफे बनाने के पहले। देखा गया हमको जैसे कि कुफ्त हो उम्मीदें, देखी जाती है कलाई घड़ी अलस सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने, सस्ते कैसेटों पर ठसा ठस ठुसी हुई बस में। वाह। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। वाह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई छी छी, दुष्चरित्र महिलाएं किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फूली फैली अगर धत्त जंगली लताएं, खाती पीती सुख से ऊबी
और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल हैं ये कहानियाँ और कविताएं। फिर ये इन्होंने थोड़े ही लिखी हैं, कनखियाँ, इशारे, फिर कनखी। बाकी कहानी बस कनखी है। हे परम पिताओ, परम पुरुषो, बख्शो बख्शो, अब हमें बख्शो। वाह वाह, अल्लाह करे ये गुण तुम्हें, तुम्हारे यहाँ के पागल ही कहूंगी मैं उन्हें अब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पागल और दहशतगर्द और दीवाना तो बहुत अच्छा होता था। लोग दीवाने होते थे तो बहुत ही प्यार करने वाला होता। तो प्यार करने वाला, वो तो अमन की बात करता था, वो तो गाता भी था और वो प्यार भी करता था। इन दोनों मुल्कों में प्यार को बढ़ाना है, प्यार को बढ़ाना है, अमन को बढ़ाना है। डिक्शनरी बदलनी है लफ्ज़ों की, जो आपके यहाँ हो गए, मेरे यहाँ हो गए। आपा बेगम अख्तर गई थी ना गाने, आजा बलम जी हमरे दुआरे, सारा झगड़ा खत्म हो ही जाए। तो वही अब नए सिरे से हमें गाना है, सारा झगड़ा खत्म हो जाए डायलॉग करके। और लिटरेचर से ज्यादा डायलॉग का कौन। थैंक यू अनिमिका, मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे तो ये लगता है कि जैसे 75 साल जो थे वो सुकड़ के इस घंटे में हमने मुंजमद कर दिए। मुझे भी किसी दिन ये पुल बन जाएगा, हाथों का, 2 हाथों, बढ़े हुए हाथों का जो पुल होता है वो बहुत मजबूत बनेगा। जीते रहो, जीते रहो, खुदा हाफिज। बात सरहद पार, बात सरहद पार पॉडकास्ट आपने सुना। इस सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं नाजिर जफर और अनीश आहलूवालिया। म्यूजिक कंपोज किया चिंतन कालरा और अजीत सारथी ने। साउंड मिक्सिंग की अजीत सारथी ने, जबकि लिरिक्स लिखे अनीश आहलूवालिया ने। इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान डायलॉग के लिए BBC की ये कोशिश आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बात सरहद पार, ये बात सरहद पार, बात सरहद पार, ये बात सरहद पार, बात सरहद पार।